नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद पर बैठने के बाद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दौर इटली में हुए G7 समिट 2024 को अटेंड किए, जो कि 13 जून से 15 जून तक था। हालांकि इंडिया G7 का मेंबर तो नहीं, फिर भी इंडिया के साथ 11 और कंट्रीज भी इन्वाइटेड थे एज अ गेस्ट। वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी G7 2024 में शामिल हुए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, मॉनेटरी फंड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज हम देखेंगे इस साल G7 में क्या हुआ और G7 का इंडिया से क्या रिलेशन है। इस साल हुए हम G7 का मेन एजेंडा समझे तो इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक था। हालांकि हम कंट्रीज वाइज बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ही रशिया और यूक्रेन वार को हाईलाइट किए और सब कंट्रीज मिलकर सिस्टमैटिक इशू, वार्स और क्लाइमेट चेंज पे भी बात की। इस बीच नरेंद्र मोदी ने भी कुछ टॉपिक्स को उठाया, जैसे कि AI, अफ्रीका एंड मेडिटेरियन एंड मेक इन इंडिया। वैसे तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेटिक देश है, फिर भी G7 में एज अ गेस्ट शामिल होना थोड़ा अनफेयर साउंड नहीं कर रहा। देखा जाए तो G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7 होता है, इसमें मोस्ट पावरफुल लीडर्स ऑफ 7 कंट्रीज शामिल होते हैं। और इस G7 का मेंबर बनने के लिए कोई क्राइटेरिया तो नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको डेफिनेटली कंसीडर किया जाता है, जैसे कि एडवांस इकोनॉमी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड ओवरऑल GDP। और इंडिया को G7 का मेंबर ना होना इसलिए अनफेयर बोल रहा हूँ क्योंकि G7 में 7 कंट्रीज में से 4 कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनका GDP इंडिया से कम है, फिर भी वो G7 के मेंबर है, जैसे कनाडा, फ्रांस, इटली और यूके। इन कंट्रीज से ज्यादा GDP तो इंडिया का है, फिर भी इंडिया G7 का मेंबर नहीं। ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग नहीं है। वैसे तो ये 50वां समिट था जिसमें इंडिया 11 बार एज अ गेस्ट इन्वाइटेड था और उस 11 बार में से नरेंद्र मोदी जी का ये 5वां पार्टिसिपेशन था। और हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो ऐसा कहा जाता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया का ही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, कुछ सवाल ऐसे भी है जिनका जवाब भारत को मांगना चाहिए। जैसे रिसेंटली में हुए लोकसभा इलेक्शन का एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी इस बार के इलेक्शन के प्रचार प्रसार में अब की बात 400 पार के नारे के साथ शुरू किया था, लेकिन इस बार के इलेक्शन का रिजल्ट बीजेपी के एक्सपेक्टेशन के बाहर का था। जैसे नारा तो 400 पार का था, लेकिन एक्चुअल कितनी सीट मिली? 240। ये तो 2019 लोकसभा इलेक्शन से भी कम है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 303 सीट के साथ अपना पैर जमाया था। ये तो बात है ऑल ओवर की, लेकिन ग्राउंड लेवल का क्या? जहाँ पूरे देश के लोग मोदी गवर्नमेंट को राम मंदिर के नाम पे वोट दिए और वही राम के भूमि अयोध्या यूपी से लोगों ने बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। जहाँ बीजेपी को 33 सीट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी को 37 सीट। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? क्या इलेक्शन के पहले किए गए राम मंदिर इनॉग्रेशन बस एक पॉलिटिकल स्टंट था बीजेपी गवर्नमेंट के लिए? ये तो पॉइंट है और भी बहुत है, जैसे चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड, केजरीवाल अरेस्ट, मीडिया कैप्चर और जो अगेंस्ट हो उसके खिलाफ एक्शन लेना, एंटी नेशनल बोलना, पाकिस्तानी बोलना। और अगर लास्ट कुछ ईयर के GDP देखे तो 2021-2022 में 9.7% था, 2022-2023 में 7.8% हुआ और इस साल 2024 का GDP 2.8% था, क्योंकि अभी एक महीने पहले ही आया है और ये बहुत अच्छा परसेंटेज भी है। यहाँ बस एक सवाल आता है, जब भारत इतना ही शासक है और इसका GDP इतना अच्छा है, मोदी जी जैसे पावरफुल लीडर हैं, फिर भी इंडिया G7 ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों? इससे एक और सवाल लोगों के दिमाग में बनता है कि जो गवर्नमेंट इंडिया को इतना डेवलप दिखा रही है वो सच में सही है क्या? GDP का अच्छा परसेंटेज, इकोनॉमिक का रैपिड ग्रोथ, एम्पावरिंग फार्मर्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मेक इन इंडिया और भी बहुत सारे एक्ट। इतना सब होने के बाद भी G7 समिट में मेंबर ना जाके एज अ गेस्ट जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। और नहीं तो क्या ये सब पॉलिटिकल और पब्लिसिटी स्टंट है? जस्ट थिंक बियॉन्ड।